जय हिंद साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीपी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है और समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। और जो है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मेरी बातों को जो है आप ध्यान से सुनेंगे। और अगर मैं धीरे बोलूँ तो स्पीड को जो है स्पीड करने का ऑप्शन होता है, स्पीड को 2x पे कर लेंगे या जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा कर लेंगे, तो समय भी कम लगेगा और हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अभ्यास और ऑपरेशन। अभ्यास और ऑपरेशन में सबसे पहला सवाल जो है पूछा जाएगा एग्जाम में, और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। सवाल क्या होगा कि ऑपरेशन गंगा जो है किससे संबंधित है, कब चलाया, मतलब किस लिए चलाया गया था। तो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान यानी कि यूक्रेन, ये जो है रशिया यूक्रेन वार हुआ था तभी जो है ऑपरेशन गंगा चला करके भारतीयों की वापसी कराई गई थी। देवी शक्ति ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो जो तालिबान वालों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था उस समय जो है देवी शक्ति ऑपरेशन चला करके 104 लोगों को क्या लाया गया था। ठीक ना, उसमें से भारतीय भी थे और अन्य विदेश के लोग थे। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्लू स्टार। ठीक ना, ब्लू स्टार कब का है, तो 1984 में जो है अमृतसर पंजाब के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था। ठीक ना, वहाँ के जो अलगवादी थे, अलगवादी खालिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक ना, खालिस्तान की मांग हो रही थी कि अलग जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय के लिए अलग देश की मांग हो रही थी, बहुत बड़ी मांग थी। ठीक ना, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके वहां से आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर में से निकाला गया था। ठीक ना, उन्हें बाहर किया गया था। उसके बाद जो है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है 24 अप्रैल 2023। ठीक ना, 24 अप्रैल 2023 युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु किया गया। कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कावेरी। ठीक ना, उसके बाद ऑपरेशन दोस्त जो है, इसके तहत क्या हुआ, तो तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता की गई। ठीक ना, भूकंप भूकंप आया था और इसी पिछले वर्ष में 2023 में ही है। ठीक ना, तो ऑपरेशन जो है दोस्त, इसके तहत तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता जो प्रदान की गई। ठीक ना, और विमान जो है C-17 विमान, ठीक ना, C-17 विमान से खोज एवं बचाव की सामग्री जो है वहाँ पे पहुँचाई गई। कहाँ पे, तो तुर्की और सीरिया में। ठीक ना, उसके बाद जो है एक अभ्यास है, अभ्यास वरुण। ठीक ना, तो अभ्यास वरुण किससे संबंधित है, तो फ्रांस और भारत से संबंधित है। ठीक ना, तो जो भी यहाँ पे लिखा गया होगा मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो माइंड में चीज़ें रहेंगी, और एग्जाम के अंत में सुनाया जा रहा है तो और भी बेहतर है। ठीक ना, एकदम लेटेस्ट रहेगा। चलिए, एग्जाम में जा करके केवल फोड़ना रहेगा। ठीक ना, तब इसमें से बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसी को मैंने लिया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी कराई गई थी रशिया यूक्रेन वार के समय में। उसके बाद ब्लू स्टार 1984 अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक ना, वहाँ से अलगवादियों को बाहर निकाला गया था। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी है, युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी कराने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, इसके तहत तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता की गई। C-17 विमान से खोज और बचाव सामग्री जो है पहुंचाई गई। अभ्यास वरुण जो है किससे संबंधित है, तो भारत और फ्रांस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहला जो है AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो अदिस अबाबा। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। ठीक ना, उसके बाद जो है बिम्स्टेक
बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में है। उसके बाद सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक ना, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक ना, आसियान का मुख्यालय है। WHO, ठीक ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है इसका मुख्यालय? तो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। और EU यूरोपियन यूनियन, ठीक ना, यूरोपियन यूनियन और नाटो, ठीक ना, दोनों का मुख्यालय एक जगह ही है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ में ही रखा है। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है इनका मुख्यालय है, किसका? तो EU और नाटो का। उसके बाद यूनेस्को है, ठीक ना, यूनेस्को की मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो पेरिस यानी कि फ्रांस में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ पे है? तो जेनेवा में है, ठीक ना, जेनेवा। उसके बाद आगे चलेंगे हम, उत्तर प्रदेश की कुछ विशेष बात होंगी। उत्तर प्रदेश की सबसे पहला बात करें कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद स्थापना कब हुआ इसका? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ, ठीक ना। और स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी है। पहला स्थापना दिवस जो है 2018 में मनाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश को विभाजन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश को जो है 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश के 13 जिले को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, जिसका नाम क्या पड़ा? उत्तराखंड राज्य बना, ठीक ना। कितने जिलों को अलग करके? तो 13 जिले को अलग करके। उसके बाद हम बात करें राजकीय चिन्ह की। उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या होगी? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होगा? तो एक वृत्त के अंदर 2 मछली और धनुष बाण होगा, ठीक ना। एक वृत्त के अंदर 2 मछली और धनुष बाण, इसे कब स्वीकार किया गया? तो 1938 में। ये जो 2 मछली जो है ये कहाँ से लिया गया? तो लखनऊ के रूमी दरवाजे से ये 2 मछलियों को लिया गया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के, ठीक ना, रूमी दरवाजे से लिया गया है, ठीक ना। तो राजकीय चिन्ह की बात हो गई। उसके बाद राजकीय भाषा कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा? तो राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक ना, हिंदी और उर्दू है, ठीक ना। हिंदी और उर्दू 1989 में इसे जो है स्वीकार किया गया। राजकीय पशु बारहसिंगा है। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? तो स्वैम्प डियर बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम स्वैम्प डियर पूछा जाता है एग्जाम में, और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक। इसका जो है साइंटिफिक नेम कौन सा होगा? तो सदको अशोका, ठीक ना, सदको अशोका जो है अशोक का राष्ट्रीय अशोक का जो है साइंटिफिक नेम होगा। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, ठीक ना, इसका जो है साइंटिफिक नेम एटिगोन है। क्या है? एटिगोन। सदको अशोक क्या है? तो राष्ट्रीय साइंटिफिक नेम है किसका? अशोक का। राजकीय पक्षी जो है सारस है। एटिगोन जो है इसका क्या है? तो साइंटिफिक नेम है। उसके बाद पुष्प की बात कर लेते हैं, फूल की बात कर लेते हैं। फूल यानी कि वही फ्लावर। राजकीय फ्लावर कौन सा है? पुष्प कौन सा है? तो पलाश, ठीक ना। पलाश देगा या तेथु देगा तो हम देख लेंगे, पलाश या तेथु, ठीक ना। इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक ना, मोनोस्पर्मा, ठीक ना। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा क्या है? तो इसका जो है साइंटिफिक नेम है किसका? पलाश का, ठीक ना। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रह्म कमल जो है, ब्रह्म कमल को हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब जो है उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड हमारा विभाजन अलग नहीं हुआ था, यानी कि जब उत्तराखंड यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है विभाजित नहीं हुआ था, तो उस समय जो है राष्ट्र पुष्प हम लोग का क्या था? तो ब्रह्म कमल था, ब्रह्म कमल, ठीक ना। उस समय हम याद रखेंगे, यानी कि एग्जाम में पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के पहले राजकीय पुष्प क्या था? तो आंसर होगा हम लोग का ब्रह्म कमल। उसके बाद राजकीय खेल की बात करते हैं, तो राजकीय खेल हॉकी है। उसके बाद राजकीय मछली
राजकीय मछली जो है चितला है, सॉरी चीतल है यहाँ पे, चीतल, ठीक ना, चीतल है। और चीतल का साइंटिफिक नेम जो है क्या होगा, तो चितला हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं। उत्तर प्रदेश के जो है सबसे उत्तर में जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। सबसे नीचे यानी कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। उसके बाद सबसे पूर्वी जिला, ठीक ना, पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। और उसके बाद सबसे इधर, ठीक ना, यानी कि वेस्ट वाला, यानी कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो श्यामली है, ठीक ना। तो सहारनपुर कौन सा है, तो सबसे ऊपर यानी कि नॉर्थ वाला। साउथ में सबसे चलेंगे तो सोनभद्र आ जाएगा। सोनभद्र से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, अभी बताएंगे। उसके बाद जब हम एकदम ईस्ट में चलेंगे, एकदम पूरब में चलेंगे, तो बलिया हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब पश्चिम की बात करेंगे, ठीक ना, वेस्ट की बात करेंगे, तो श्यामली देखने को मिलेगा। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और जब प्रश्न बनेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए सोनभद्र की बात करते हैं, तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, या भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक स्टेट से बॉर्डर बनाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा, सोनभद्र, जो भारत के 4 राज्यों से जिला बनाता है। कौन कौन, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार। ये 4 राज्य हैं साथियों। 4 राज्य से जो है सोनभद्र एक ऐसा जिला है, जनपद है, जो क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है, ठीक ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो हम लोग का राज्य है, यह टोटल 10 सीमा बनाता है। टोटल जो है कितना सीमा, कितना बॉर्डर, तो 10 बॉर्डर। एक जो है यूनियन टेरिटरीज के साथ बनाता है, एक जो है कंट्री के साथ बनाता है, और 8 राज्यों के साथ जो है बॉर्डर साझा करता है, ठीक ना। एक कंट्री कौन सा है, तो वह कंट्री जो है नेपाल है। यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, तो वह दिल्ली है। अब 8 राज्यों की बात कर लेते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान। 4 यहाँ पे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक ना, राजस्थान, उत्तराखंड, 4 हो गए यहाँ पे। और 4 यहाँ पे है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक ना, जिनसे सोनभद्र अकेले जो है बॉर्डर साझा करता है। तो 4 यहाँ पे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और 4 यहाँ पे, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो है राजस्थान, ठीक ना, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि जो है चौथे नंबर के क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उत्तर प्रदेश इंडिया में जो है चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, तो राजस्थान पहले स्थान पे। देखिए ये प्रश्न जो है ना, अभी जस्ट आर का पेपर हुआ है, उसमें आया हुआ है, ठीक ना। क्रम से सजाने के लिए कह दिया गया था, ठीक ना। तो मैक्सिमम लोग एक ही याद करते हैं, 2 याद करते हैं, उसमें 4 दे दिया था और चारों को क्रम से सजाने के लिए कह दिया था, ठीक ना। तो पहला पे है राजस्थान, दूसरा पे क्या, मध्य प्रदेश, तीसरा पे महाराष्ट्र, और चौथा पे जो है उत्तर प्रदेश हमारा। कौन सा है, तो चौथा पे उत्तर प्रदेश। लगभग 7.33% जो है पूरे इंडिया का जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। चौथा स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिला की संख्या, कुल जनपद की संख्या कितनी होगी, तो 75 होगी। कुल मंडल की संख्या जो कितनी होगी, कुल मंडल की संख्या 18 होगी। और प्रश्न पूछा जाएगा कि 18वां मंडल ना, सबसे नया मंडल कौन सा है, तो वह मंडल होगा अलीगढ़, ठीक ना। अलीगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है साथियों, तो अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। नगर निगम की संख्या कितनी है, तो नगर निगम की संख्या कुल 17 है। 17वां नगर निगम कौन सा होगा, तो शाहजहांपुर जो है 17वां नगर निगम होगा, ठीक ना। उसके बाद सबसे बड़ा जनपद जो है लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जनपद जो है कौन सा है, तो हापुड़ है। सबसे छोटा जनपद हापुड़, सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के टोटल कितने जनपद आते हैं, तो टोटल 8 जनपद आते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं, शासन और प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो राज्य विधान मंडल, ठीक ना, उत्तर प्रदेश का जो है राज्य विधान मंडल जो है, ठीक ना,
कि कौन सी है, तो द्विसदनात्मक है, यानी कि 2 सदन है इसमें। कौन कौन सा सदन, तो विधानसभा और एक है विधान परिषद। ठीक ना। आर्टिकल को देखते हैं, यहाँ पे आर्टिकल हमने मेंशन किया है 168, यानी कि 168 आर्टिकल। ठीक ना। ये क्या कहता है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। ठीक ना। और विधान मंडल किससे बनेगा, तो राज्यपाल से बनेगा। ठीक ना। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जब तीनों आपस में कंबाइन होंगे तो हमारा जो क्या बनेगा, तो विधान मंडल बन जाएगा, विधान मंडल। ठीक ना। तो विधानसभा, विधान परिषद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे द्विसदनात्मक है, कौन कौन सा, तो विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीट जो है 403 है। ठीक ना। यहीं पे बात करें विधान परिषद की, तो यहाँ पे जो सीट की संख्या जो है, सीट की संख्या कितनी है, तो 100 है। ठीक ना। विधान परिषद का गठन जो है कब किया गया था, तो 1937 में, यानी कि 1937 में जो है इसका गठन किया गया था विधान परिषद का। ठीक ना। उसके बाद आर्टिकल 332 है यहाँ पे। तो आर्टिकल 332 क्या कहता है कि आर्टिकल 332 क्या कहता है, तो राज्य विधानसभा में एसटी एससी के लिए सीट क्या होंगी, रिजर्व होंगी। ठीक ना, रिजर्व होंगी। राज्य विधानसभा यही है ना, 403 सीट है इसमें, 403 सीट है, याद रखेंगे। ठीक ना, 403 सीट। इसमें जो है 332 आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि एसटी एससी, ठीक ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारी जो सीट है वो क्या होंगी, रिजर्व रहेंगी। एससी के लिए कितनी सीट है, तो एससी के लिए 84 सीट, यानी कि 84 को सीट जो है रिजर्व रहेंगी। और सॉरी, एससी के लिए 84 गो, और एसटी के लिए 2 केवल। एससी के लिए 84 गो, एसटी के लिए 2। ठीक ना। एक बार और देखेंगे इसको, 300 आर्टिकल नंबर 332। आर्टिकल नंबर 332 क्या कहता है कि हमारी जो विधानसभा की जो सीट है, जो कि टोटल कुल कितनी सीट है, 403। 403 में जो है सीट जो है किसके लिए, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट जो है रिजर्व रहेंगी। यही आर्टिकल 332 कहता है। एससी के लिए, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट है, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट, यानी कि टोटल मिला करके एसटी और एससी सीट मिला करके 86 सीट जो है क्या है, रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है। और एससी के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीट जो है क्या है, 17 सीट जो है क्या है, रिजर्व है, यानी कि आरक्षित है। और 0 जो है यानी कि एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। ठीक ना। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, ये पूछा जाएगा पेपर में, और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा, तो सतीश महाना जो है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। ठीक ना। उसके बाद जो है अगला जो है क्या है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक ना। और सीएम की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो सीएम की नियुक्ति जो है आर्टिकल नंबर 164 में, यानी कि 164 आर्टिकल नंबर 164 में जो है सीएम की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला क्या थी, महिला सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला जो है यही बहन जी, यानी कि मायावती जी थी। ठीक ना, मायावती जी। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार, यानी कि सबसे अधिक बार महिला सीएम कौन रही है, तो यही मायावती जी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। ठीक ना, योगी आदित्यनाथ। किस नंबर के सीएम है ये, तो 21वें नंबर के सीएम है। और व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए, व्यक्ति क्रम कौन सा है, तो 35वां जो है इनका व्यक्ति क्रम है।
ठीक ना। एक और प्रश्न बनेगा कि इनका संप्रदाय कौन सा है, योगी आदित्यनाथ का संप्रदाय कौन सा है, तो नाथ संप्रदाय से यह बिलोंग करते हैं। ठीक ना। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी यूपी के एक ऐसे लीडर हैं या राजनीतिज्ञ हैं जो यूपी के सीएम बनने के बाद, ठीक ना, यूपी के सीएम बनने के बाद उत्तराखंड के भी सीएम बने। कौन? नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी यूपी के सीएम बनने के बाद, ठीक ना, उत्तराखंड के भी सीएम बने हैं। ठीक ना। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं प्रमुख सुधार गृह। सुधार गृह यानी कि कारागार। ठीक ना। 2023 में कारागार का नाम बदल करके सुधार गृह रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कारागार हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कुल कारागार की बात करेंगे तो 73 आएगा। ठीक ना। 73 यानी कि 73 कारागार हैं। कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो 08 यानी कि 8 केंद्रीय कारागार हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल यानी कि जनपद कारागार कितने हैं, तो 62 है यानी कि 62 है। ठीक ना। यानी कि इस बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जिला में ठीक ना जिला कारागार नहीं होता, क्योंकि 75 जिला है हमारे यहाँ पे, 75 जिला है। ठीक ना। तो 75 कारागार यहाँ पे होना चाहिए, इसका मतलब कि यहाँ पे 62 ही है। तो हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कारागार नहीं होता है। महिला केंद्र कारागार कहाँ पे है, तो बरेली में है, एक है। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। उसके बाद संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो यह भी लखनऊ में है। ठीक ना। उसके बाद न्यायिक प्रणाली की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, प्रयागराज। प्रयागराज का स्थापना कब हुआ था, तो 11 मार्च 1866 में। ठीक ना। उसके बाद उच्च न्यायालय में जो है स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 160 है। उच्च न्यायालय में स्वीकृत यानी कि कितने सीट हैं, ठीक ना, न्यायाधीशों की, तो 160 है। ठीक ना। और एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो प्रयागराज का उच्च न्यायालय आ जाएगा। ठीक ना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री वाल्टर मॉर्गन। श्री वाल्टर मॉर्गन जो है प्रथम क्या थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कमलाकांत वर्मा। कमलाकांत वर्मा जो है स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। ठीक ना। उसके बाद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अरुण भंसाली जो है। उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ पे है, प्रयागराज में। उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अरुण भंसाली जी हैं। ठीक ना। उसके बाद न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। सीबीआई न्यायालय की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल 6 है। 4 जो है लखनऊ में है और 2 जो है गाजियाबाद। ठीक ना। 2 जो है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जहाँ पे मतलब सबसे अधिक लोग रहते हैं, तो आंसर आएगा गाजियाबाद। ठीक ना। उसके बाद जो है जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए मशहूर है, उत्तर प्रदेश का देशांतर विस्तार। ठीक ना। इधर छूट गया था तो इधर हमने ले लिया है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, ठीक ना, यानी कि ये वाला, ठीक ना, तो कितना है, तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है। ठीक ना। याद रखेंगे इसको, 77 है, यहाँ पे 84 है। ठीक ना। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक है। उसके बाद ओडीओपी की बात कर लेते हैं। ओडीओपी का पूरा नाम भी पूछ सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना, वन प्रोडक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख फेमस प्रोडक्ट है वह कौन कौन सा, तो हमने ज़्यादा नहीं लिया है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बलिया का क्या है, तो ओडीओपी, बलिया का ओडीओपी क्या है, तो बिंदी। बिंदी जो है बलिया में जो है बहुत ही मशहूर है। मऊ किसके लिए, तो जारी यान, ठीक ना, यान यानी कि धागा के लिए है। प्रयागराज गुआवा के लिए है। उसके बाद गोंडा जो है दाल के लिए। सिद्धार्थनगर जो है राइस के लिए। ठीक ना। उसके बाद पार्क एंड सिटी, हमने कुछ पार्क यहाँ पे लिया है। साइंस पार्क कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है, तो कानपुर और वाराणसी में। डिफेंस पार्क कहाँ पे है, तो लखनऊ, कानपुर और झांसी में है डिफेंस पार्क।
ठीक ना। उसके बाद लेदर पार्क कहाँ पे है, तो आगरा में है। यह वही आगरा है जहाँ पे हम लोग का ताजमहल भी है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। उसके बाद जो है एग्रो प्रोसेसिंग जोन लखनऊ में है, वाराणसी में है, ठीक ना, हापुड़ में है और सहारनपुर में है, ठीक ना। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है इसको हम लोग का यूपीपी का एग्जाम जो है 4 फरवरी में हो रहा है, 17 और 18 फरवरी को जो है। तो फरवरी के कुछ डेट्स पूछ सकता है मुझे, जहाँ तक जो है मेरा अनुमान है। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस। सभी आप सभी फरवरी की डेट्स को देख लीजिएगा, हमने 3 लिया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 27 फरवरी को कौन सा है, तो 27 फरवरी को जो है क्या है, तो विश्व एनजीओ दिवस, ठीक ना। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। एनजीओ का पूरा नाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, जनगणना को ले लेते हैं। जनगणना से रिलेटेड कुछ प्रश्न। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में, ठीक ना। कौन था यहाँ पे, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। उस समय जो है भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के, ठीक ना, शासनकाल में। लॉर्ड जो है रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में। उसके बाद जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। उसके बाद 2011 की जनगणना, ठीक ना, देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न जो है बन सकता है, जब प्रश्न बनेगा तो आप बताएंगे। उसके बाद 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य 2011 जनगणना का था, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य, ठीक ना। उसके बाद प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डब्ल्यू प्लाडेन थे। डब्ल्यू प्लाडेन जो है प्रथम जनगणना आयुक्त थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, यानी कि आज़ादी के बाद वाले भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो AR गोपाल स्वामी थे। AR गोपाल स्वामी जो है स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे, ठीक ना। उसके बाद सर्वाधिक उस 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था, तो केरल का था, ठीक ना, केरल का था, ठीक ना। तो लिंगानुपात क्या होता है एक्चुअली, तो लिंगानुपात से मतलब यह होता है कि कितनी फीमेल है 1000 मेल पे, ठीक ना। 1000 मेल यानी कि 1000 पुरुष, ठीक ना, अपान में रहेगा। यानी कि अगर मैं कहीं बताना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये फीमेल और मेल का जो है रेशियो होता है। फीमेल, ठीक ना, फीमेल और मेल का रेशियो होता है, लेकिन मेल की जो संख्या ये फिक्स होती है, यानी कि 1000, ठीक ना। अब ये बढ़ता घटता है, तो इसी को लिंग अनुपात कहते हैं। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे देखिए, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, यह हमारा आदर्श वर्ग था। और सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के डेटा से तो केरल का था। उसके बाद कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, तो हरियाणा का था। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का था, तो बिहार का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो किसका था, तो अरुणाचल प्रदेश का था, ठीक ना। उसके बाद वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक ना, मृत्युंजय कुमार नारायण। उसके बाद राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो 356। उसके बाद 3 आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिया है जो पूछने का संभावना है, मुझे लगा तो मैंने ले लिया। राष्ट्रपति शासन 356 जो है। उसके बाद आर्टिकल जो है 352 राष्ट्रीय आपात है, ठीक ना, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद आर्टिकल 360 है वित्तीय आपात, ठीक ना। तो राष्ट्रपति शासन जो है अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग लगाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद राष्ट्रीय आपात तो पूरे राष्ट्र का होगा, पूरे देश का होगा। और वित्तीय आपात की बात करें, यानी कि आर्टिकल 360 की, तो वित्तीय आपात आज अभी तक जो है इंडिया में नहीं लगा है, ठीक ना। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो यह वित्तीय आपात जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी तो लगा होगा ये राष्ट्रपति शासन। तो उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। प्रथम बार यानी कि पहली बार जो है 25 जनवरी 1968 को लगा था। 25 जनवरी को एक डे होता है, कौन सा डे? तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन, ठीक ना, कब लगा था? तो 25 जनवरी 1968 को, ठीक ना। तो पहली बार न पूछ करके दूसरी बार पूछेगा। दूसरी बार आप बताएंगे कब लगा था दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। तो 1 अक्टूबर 1970 को, 1 अक्टूबर 1970 को याद रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है अंतिम बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था? अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 8 मार्च 2002 को। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में पहली बार कब लगा था? तो 25 जनवरी 1968 को। अंतिम बार कब लगा था? तो ठीक ना 8 मार्च 2002 को। टोटल कितनी बार लग गया है? तो 10 बार। दूसरी बार मैंने बता दिया। उसके बाद राष्ट्रीय आपात की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपात जो है टोटल 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपात टोटल 3 बार लगा है। कब कब? तो पहली बार जो है 1962 में लगा था। उस समय जो है चाइना से वार हो रही थी, ठीक ना। उस समय जो है पीएम जो है कौन था, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित नेहरू थे, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार जो है 1971 में यानी कि 1971 में भी दूसरी बार लगा था, ठीक ना। क्या? तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। पीएम कौन था उस समय? तो इंदिरा गांधी थी। इस समय जो है पाकिस्तान से वार हो रहा था, ठीक ना, पाकिस्तान से वार हो रहा था। तीसरी बार जो है 1975 में 1975 में जो है राष्ट्रीय आपात लगा। और इस समय रीजन क्या था? तो आंतरिक यानी कि इंटरनल अशांति, ठीक ना, आंतरिक अशांति की वजह से जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया, ठीक ना। पीएम इंदिरा गांधी थी, नई बनी थी, ठीक ना। तो ये रहा छोटा सा क्लास, छोटा सा प्रयास, जिससे मैं आशा करता हूँ कि कुछ नहीं तो लगभग 5 प्रश्न तो पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। और ये लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, इंटू 2 पे कर सकते हैं आवाज़ को, या तेज बोल रहा हूँ तो स्लो कर सकते हैं, ठीक ना। आवाज़ सुनेंगे डायरेक्ट माइंड में सेट होगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि यह प्यारा सा क्लास जो है, प्यारा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम अगर किसी का नहीं निकलेगा, किसी का निकलेगा भाई। अब कोई भी लोग मतलब कह देगा कि नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, नहीं निकल पाया या नहीं निकाल पाया, ठीक ना। तो इस नॉर्मल सा एग्ज़ाम का ही जो है वैकेंसी तो आई है लगभग 62,000 की, लेकिन फॉर्म भी भरे गए हैं कितने? तो लगभग 50 लाख, ठीक ना, 62,000 50 लाख, ठीक ना। तो यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक ना, 50 लाख लड़के हैं, 62,000 सीटें हैं, और होगा कितने का? तो 62,000 का ही होगा, है ना। लोग जो है क्या हो जाएंगे? छट जाएंगे। तो निराश नहीं होना है, मेहनत जो है करते रहना है। सफलता जो है कहाँ जाएगी? एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक ना। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।